इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि एक लड़की है और उसे मतलब शुरुआत में तो वो ठीक रहती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद लगभग जब वो 10-11 साल की हो जाती है तब उसकी एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि वो सुन नहीं पाती। अब जब वो सुन नहीं पाती तो उसे किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किस तरह से बहादुरी के साथ वो अपने जीवन में जो भी पाना चाहती थी, जो अचीव करना चाहती थी, किस तरह से वो उस चीज़ों को अचीव करती है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रश आर क्राउड्स जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो पहला सीन दिखाया है जैसे कोई मूवी शुरू होती है। एक छोटी सी लड़की है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जौशल का मतलब होता है धक्का मुक्की हो रही है भीड़ की, ठीक है, और बहुत भीड़ है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक स्लाइट गर्ल का यहाँ मतलब है एक छोटी सी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स का मतलब है हालांकि है तो वो 17 साल की, लेकिन अपनी एज से वो छोटी लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी है ना, और एक्साइटेड भी है किस बात को लेके, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जो वहाँ पे ट्रेन वगैरह आ रही हैं उनकी वजह से वो उनके वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। अब क्या है यहाँ पे कि जो वो लड़की है उसका पहला दिन है, कहाँ पे पहला दिन है, और रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन है। तो जाहिर सी बात है जैसे हम किसी कॉलेज में जाएं और पहला दिन हो हमारा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक डर सा लगा रहता है। तो वो डर सा आज उसे भी है, और स्पेशली जिस एकेडमी में वो एडमिशन लेने वाली है वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है लंदन की, बहुत बड़ी। तो वो डॉन्टिंग का मतलब है थोड़ी सी डरी हुई सी है। और क्योंकि वो कहाँ से आई है, डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एज फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, जो कि स्कॉटलैंड से आती है, स्कॉटिश की है, तो वहाँ से आती है। वो कहीं ना कहीं मतलब एक छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह जा रही है, तो इस वजह को लेकर वो थोड़ा सा डरी हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है इसने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया है, जो कि दूसरों से कहीं ज़्यादा था। और वो क्या था, वो लगभग पूरी तरह से डेफ थी, DEAF। डेफ का मतलब होता है बहरा, जो कि सुन ना सके। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. जो उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, मतलब जो सुनने की शक्ति थी, ये नहीं थी कि शुरुआत में अचानक से ही खत्म हो गई, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होती गई। और उसकी मम्मी बताती है कि उसे याद है जब एवलिन लगभग 8 साल की थी, जब उसे बुलाया जा रहा था पियानो को बजाने के लिए, तो वो आ नहीं रही थी। कहने का मतलब उसे बुलाया जा रहा है, उसे कॉल करी जा रही है, लेकिन वो सुन नहीं पा रही है। उस टाइम पहली बार उसकी मम्मी ने नोटिस किया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसका नाम बुलाया जा रहा था लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। ये वाली बात कौन बता रही है, उसकी मम्मी बता रही हैं, जिनका क्या नाम है, आइसबल ग्लेनी। वो कहती हैं कि मैंने नोटिस किया कि उसे बुलाया जा रहा है लेकिन वो फिर भी आ नहीं रही। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब जैसे हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अब एवलिन भी अपनी इस कमी को छुपाने की कोशिश करती रही कुछ टाइम तक अपने दोस्तों के से और अपने टीचर्स के साथ। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब क्या हुआ, जब वो 11 साल की हुई लगभग, अब जो उसके मार्क्स थे, जो उसकी पढ़ाई जो कर रही थी वो, उसके मार्क्स पुअर आने लगे। अब जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसने उसके टीचर्स से कहा, उसके पेरेंट्स को कहा कि भाई इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ, कुछ इलाज वगैरह करवाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब जाके ये राज खुला कि भाई इसकी जो सुनने की शक्ति है वो इसलिए चली गई है क्योंकि इसका जो नर्व है कोई वो डैमेज हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to a school for the deaf. और उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई, डॉक्टर ने क्या एडवाइस करी कि भैया इसे जो हियरिंग एड्स आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग कान में लगाते हैं, वो लगाया जाए और इसे स्कूल में भेजा जाए, स्पेशल स्कूल में, जो स्पेशली डेफ लोगों के लिए होता है, बहरे लोगों के लिए होता है।
एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन क्या बताती हैं, और जैसे ही मेरे साथ ऐसा हुआ मेरी जीवन में एक तरह का पूरी तरह से अंधकार छा गया, कहने का मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। नाउ बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन क्या थी, मजबूत लड़की थी, वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, पूरी तरह से उसने दृढ़ निश्चय बना लिया था कि वो अपना जो भी उसका जो जीवन में जो उसे परस्यू करना है और वो था उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक के लिए, वो करके ही रहेगी चाहे कुछ भी हो। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने क्या देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए यहाँ पे अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो ऑफ वुडन वर्स होती हैं और उसे एक स्टिक की सहायता से हेल्प से बजाया जाता है। तो उसने सोचा, उसे बड़ा अच्छा लगा जब वो लड़की बजाई, तो उसने सोचा इसे मैं भी बजाना चाहती हूँ और मैं भी इसे बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जितने भी टीचर्स को उसने अप्रोच किया कि भाई मैं ये भी बजाना चाहती हूँ, उन्होंने उसे डिस्करेज किया, यार तुम सुन नहीं सकते, तुम कैसे बजा लोगी, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो। लेकिन एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट होता है वो वाले म्यूजिशियन जो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जो कि हाथ से बजाया जाता है, जैसे तबला ले लो, ढोलक ले लो, जिसमें कुछ बीट किया जाता है। तो रॉन फॉर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने कैसे उसकी प्रैक्टिस शुरू करवाई, दो अलग अलग बड़े बड़े ड्रम्स लेके और दोनों में अलग अलग नोट, ठीक है, हाई नोट्स और लो नोट। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और अब एवलिन क्या बताती हैं कि जो मेरे टीचर थे, जो रॉन फॉर्ब्स थे, वो मुझे ये कहते थे अगर तुम कानों से नहीं सुन सकते तो तुम्हें कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से इस म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करो। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब एवलिन बताती हैं कि तभी मैंने अचानक से महसूस किया जो हाई नोट्स थे ना ड्रम के, वो मैं अपनी वेस्ट के ऊपर से अपनी बॉडी में सेंसेशन फील कर पा रही थी, और जो लोअर नोट थे वो मैं अपनी बॉडी के नीचे वो सेंसेशन फील कर पाती थी। अब क्या हुआ, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब जो उसके जो टीचर थे फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी एक्सरसाइज वो जारी रखी, मतलब वही प्रैक्टिस। अब थोड़े दिनों बाद उसे ये रियलाइज़ हो गया कि जो सर्टेन नोट्स थे, अलग अलग तरह के नोट्स थे, वो अपनी बॉडी में अलग अलग तरह से फील उन्हें कर सकती थी। दैट मीन्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर उसकी कानों की शक्ति चली गई थी तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कुछ ऐसा था कि वो फील कर पाती थी म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने सीख लिया था अपने माइंड और बॉडी को किस तरह से वाइब्रेशंस को या किस तरह से साउंड्स को जज करना है, कैसे उन्हें अपनी माइंड के थ्रू या अपनी बॉडी के थ्रू कैसे उन्हें फील करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब कहीं ना कहीं भाई मुझे एक एक क्लू मिल गया किस तरह से आगे बढ़ना है। अब तो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता था, मेरे कठिन परिश्रम पे और मेरे दृढ़ निश्चय पे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उसने जीवन में कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो क्या बनी, पूरा यूनाइटेड किंगडम उसने घूमा विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है पूरी टीम होती है, कोई तबला बजाने वाला, कोई ये बजाने वाला, कोई दूसरा कुछ बजा रहा, और पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है ना, म्यूजिक ग्रुप आपने देखा होगा। और जब वो 16 साल की हो गई, उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पूरी लाइफ समर्पित करूंगी किसको, म्यूजिक को। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और ज़्यादा म्यूजिक सीखने के लिए रॉयल अकेडमी में उसने जब वो दिया, ऑडिशन दिया, तो उसने वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री का यहाँ पर मतलब है उससे पहले जितने भी वहाँ पे एप्लीकेंट आए थे, जितने भी बच्चे वहाँ सीखने आए थे, उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एवलिन ने दिया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसकी मतलब परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही थी, पहले वो ग्रुप में करती थी, अब वो ग्रुप के साथ, अब वो ग्रुप छोड़ के सीधे सोलो पे आ गई। सोलो का मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें वो अकेली परफॉर्म करती थी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में जब उसका कोर्स खत्म हुआ तो उसने 3 साल में टॉप अवार्ड्स वहाँ पे, जैसे होता है ना कि एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक या फर्स्ट क्लास से लेकर 10th, तो बीच बीच में उसने रेस में पार्टिसिपेट किया तो बहुत सारे अवार्ड्स जीतता है, बहुत सारे मेडल्स जीतता है। तो ऐसे ही उसने बहुत टॉप अवार्ड्स वहाँ पे जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन इन सब के बावजूद भी
एवलिन खुद से इसे हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती, इसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो क्या कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब आप फोकस्ड हो, तो आपको वो अपनी मंजिल मिलेगी। ये बात कौन बताती हैं? एवलिन कहती हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अब क्या हुआ कि भाई वो इतनी फेमस हो गई कि अब वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो परफॉर्मेंस थी वो देने लगी। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, मोस्ट सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब है उनकी डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ भी उन्हें बुलाने लगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और उनका जो शेड्यूल हो गया वो कैसा हो गया? हैक्टिक। हैक्टिक का मतलब कि अब उन्हें टाइम ही नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। इट इज़ इंटरिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कैसे करती है। इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखो यहाँ पे इन आर टू, ये क्या है? यहाँ पे जो नरेटर है जिसने ये कहानी लिखी है, राइटर ने, वो कह रही है जब वो उसने इंटरव्यू किया, दो घंटे तक लगातार बात करी एवलिन से, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। तो ये भी क्या है? थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। एक लड़की वैसे तो वो बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं सकती, लेकिन उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। यहाँ पे एवलिन क्या बताती हैं कि बड़ी दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं उनसे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। शी लाफ्ड, हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। अब वो एवलिन क्या बताती हैं, मैं केवल जब कोई मेरे से बात करता है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल फेस देखती हूँ, मैं उनके लिप्स देखती हूँ, उनकी आंखें देखती हूँ, पूरा फेस देखती हूँ और तब मैं जज करती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो एवलिन कैसे बोलती हैं? फ्लॉलेसली बोलती हैं, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा लिल्ट का मतलब है एक्सेंट, बोलने का जो तरीका है वो उनका स्कॉटिश है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो कहती है मेरा जो बोलने का तरीका वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसा नहीं था कि मैं सुन नहीं पाती थी, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक तो मैं बिल्कुल बढ़िया थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब जो नरेटर है, जो राइटर है, वो कह रहा है लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती उसने इतनी अच्छी फ्रेंच और जापानीज़ कहाँ से सीख ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट्स पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब वो कहती है अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो ठीक है मेरे पास कान नहीं है, ठीक है मैं सुन नहीं सकती, लेकिन म्यूज़िक मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मेरे रोम रोम में बसा है। चाहे मैं अपनी त्वचा स्किन की बात करूं, मेरे गालों की बात करूं, मेरे हेयर, हर पार्ट में मैं अपने म्यूजिक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस एंड साउंड पासिंग अप द स्टिक टू इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो क्या बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन को बजाती हैं तो वो ये महसूस कर सकती हैं कि जो जिन डंडियों से वो बजा रही हैं उन डंडियों के थ्रू उनके फिंगर्स में होते हुए वो जो साउंड के जो वाइब्रेशंस है वो उनकी पूरी बॉडी में जा रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम की तरफ झुकती हैं तो जो रेजोनेंस हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं जो ड्रम से निकल रही हैं, वो भी वो अपनी पूरी बॉडी में फील कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो एक वुडन यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने जूते उतार देती हैं और नंगे पैर बजाती हैं ताकि वो जो वाइब्रेशंस उनकी बॉडी में फील होते हैं वो पूरी तरह से उनकी बॉडी में एंटर कर सकें और बहुत अच्छे से वो उसे महसूस कर सकें। तो यहाँ हो जाता है बेटा ये चैप्टर ख़त्म। आई होप नहीं थोड़ा सा भी है बचा हुआ है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब इस वाली बात में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 1991 में उन्हें सबसे बड़ा, जैसे देखो आप लोग जानते होंगे कि आईफा अवार्ड मिलते हैं, हमारे यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अवार्ड देती है, तो उन्हें 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस का सोलोइस्ट को मतलब सिंगल परफॉर्मर का बेस्ट अवार्ड मिला है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स बताते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब वो कहते हैं कि भगवान ने भले से उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली।
जो हम सुनते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो चीज़ सुनता है वो उसे महसूस करती है अपनी पूरी बॉडी से, इसलिए वो म्यूज़िक को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। ऑफन ये एवलिन ये वाली बात बहुत अच्छे से बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे मतलब काम करने का वो आदी हो जाए, वो कभी खाली ना बैठे। ठीक है, तुम लोगों की तरह नहीं है कि बस दिन भर खाली बिठवा लो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि ठीक है, वैसे क्लासिकल जो म्यूजिशियंस होते हैं वो भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर मैं उनसे ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। फिर वो कहती है इसका जो इनाम मुझे मिलता है वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब वो बताता है कि भाई जो एवलिन है ये नहीं है कि केवल जो कॉन्सर्ट करती है, जो अपनी परफॉर्मेंस, उसके अलावा वो प्रिजन्स यानी जेल में भी जाती है, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं उनके लिए भी वो परफॉर्मेंस करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो जो छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के म्यूज़िक लाइन में जाना चाहती है, उन्हें भी क्या करती है, उन्हें भी क्लास देती है और उन्हें इनकरेज करती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। अब जो दूसरे जो डेफ चिल्ड्रन हैं, दूसरे जो बहरे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी क्या एक इंस्पिरेशन है कि जिस तरह से उसने जीवन में हार नहीं मानी, आगे बढ़ती रही, तो वह ऐसे ही जो दूसरे डेफ बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, उनके लिए एवलिन जो है एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब एवलिन उनके लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी है, तो वो बच्चे भी ये समझ चुके हुए हैं कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं अचीव करी जा सकती। जब एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिन है उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उनसे दुगनी एज के लोग जो अचीव नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो परकुशन को ऑर्केस्ट्रा के आगे ले आई, मतलब एक हाईलाइट कर दिया उन्होंने जिस चीज़ को लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये भी बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है, मतलब ये भी हमारे रोम रोम में बस सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped। और वो लोग जो अपंग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यानी वो जो हैंडीकैप लोग जिन्होंने जीवन में हार मानी हुई थी, वो उसे देख के कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि भाई वो तो इंस्पिरेशन तो है ही सबके लिए, उसने प्लेजर, भाई प्लेजर कैसे, क्योंकि जब आप म्यूज़िक को सुनते हो, म्यूज़िक फील करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, तो ओबियसली शी इज़ अ म्यूजिशियन, वो परकुशनिस्ट आर्टिस्ट है, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत खुश किया है। और यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, ये भारतीय संगीतकार हैं कुछ। तो चलिए अब हम ये सब छोड़ते हुए जल्दी से हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो शहंशाह थे, औरंगजेब थे, उन्होंने जो पुंगी जो यंत्र वो था, जो बजाने वाला जो एक वो था डिवाइस था, उसके बजाने पे बैन लगा दिया था। क्यों बैन लगा दिया था? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी ना वो बड़ी गंदी सी थी, ख़राब सी थी, अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। यहाँ तक कि पुंगी का नाम इतना ख़राब हो गया कि जब भी कोई ख़राब सी आवाज़ आती थी तो लोग कहते थे भाई यार वो आवाज़ मत कर, पुंगी मत बजा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक ना एक दिन ये रिवाइव होगी, मतलब दोबारा से लौट के आएगी मार्केट में, या ठीक है। A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक नाई था जो कि एक्चुअली बिलोंग करता था कहाँ से, जो म्यूजिक फैमिली है वहाँ से बिलोंग करता था, और उसकी पहुँच कहाँ तक थी, रॉयल पैलेस तक थी, वहाँ पे जाता होगा किसी काम से। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है उसे इम्प्रूव करके रहेगा, इम्प्रोवाइज वर्जन ज़रूर बनाएगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर देन ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक ऐसा पाइप लिया जो कि खोखला था और कैसा था, मतलब जो पुंगी वाला जो पाइप था उससे थोड़ा सा लंबा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे कितने होल बना दिए, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट
क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। और जब उसने इसे बजाया और वो जो उसने 7 छेद बनाया उसे कभी बंद करता था, जैसे आपने देखा होगा जो बांसुरी बजाते हैं जो लोग, तो कभी छेद को बंद करते हैं खोलते हैं, तो बड़ी अच्छा सा उससे म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन। फिर उसने दोबारा से मतलब राजा के सामने या मतलब रॉयल लोगों के सामने उसे बजाया और सब लोग खुश हो गए, भाई अब तो यार बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है इसमें से। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका कुछ ना कोई नया नाम दिया जाना था। देखो डायग्राम में देखो, जो पुंगी है वो बीन की तरह लग रही है ना, जो सपेरे रखते हैं, लेकिन जो शहनाई है वो कैसी लग रही है, थोड़ी सी लंबी लंबी सी लग रही है। तो इसका क्या नाम रखा गया, आगे पढ़ते हैं। As the story goes, since it was played in the शाह's chamber, क्योंकि ये राजा महाराज को शाह बोलते हैं भाई, तो शाह के चैम्बर में पहली बार बजाई गई थी। और पहली बार बजाई किसने थी, एक नाई ने। बार्बर को किसे कहते हैं, नाई को। तो इसका नाम राजा से पड़ गया शाह, और नाई क्योंकि उसने बजाई थी एक नाई ने, बार्बर ने, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। तो ठीक है, याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपको। शहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि राजा के दरबार में, शाह के दरबार में बजाई गई थी, और किसने बजाई थी, एक नाई ने बजाई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। और जो शहनाई की जो आवाज़ थी ना, उसकी धुन को कैसा माने जाने लगा, शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है इस, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है, इसलिए इसे मंदिरों में और जो नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती है ना, वहाँ आज भी इसे, क्योंकि ये शुभ माना जाता है, इसे शहनाई को बजाया जाता है। इन द पास्ट The Shehnai was a part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. प्राचीन काल में जो शहनाई थी इतनी फेमस हुई, जो राजा के जो 9 मेन जो म्यूजिकल डिवाइस थे जो राजा बजवाते थे अपने राज दरबार में, उनमें से एक जो म्यूजिकल डिवाइस होता था वो क्या होता था, वो होता था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक भी इसे टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, शादियों में यूज़ किया जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि इसको, शहनाई को इतने आगे तक लाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे तो वो बिहार में एक तालाब के पास, बिहार के दुमराव स्टेट में, बिहार के दुमराव जगह पर वो एक तालाब के पास क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। अब वो जब छोटे थे तब वो जो पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पे भोजपुरी गीत चैता गाने के लिए जाते थे। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उन्हें वहाँ, और फिर उन्हें लास्ट में क्या मिलता था, उन्हें वहाँ से 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जो वहाँ के लोकल महाराज होते थे वो वहाँ पे उन्हें, देखो ध्यान देने वाली बात ये है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक तरफ मुस्लिम हैं लेकिन गाने जाते हैं बिहारी मंदिर में, और वहाँ से उन्हें प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू मिलता है। This happened 80 years ago and the little boy has traveled so far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और ये 80 साल पहले की बात है, और इस बच्चे ने, जो कि जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इसने इतनी कठिन मेहनत की है या इतना आगे गया है ये, कि इसे बाद में चल के क्या मिला है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला है। और जो उस अवार्ड का नाम क्या है, भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को पैदा होने वाले बिस्मिल्लाह खां जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं जो म्यूजिशियंस हैं बिहार के, उनसे, उनकी फैमिली से। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि वो या पहले म्यूजिशियन हुए अपनी फैमिली में, उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी, ठीक है, संगीतकारों की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर सिंह कोर। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे। कहाँ पे, भोजपुर किंग के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके जो पापा थे पैगंबर बख्श, और जो उनके जो पापा की साइड के जो दूसरे रिलेटिव्स थे वो सारे कौन थे, वो सब शहनाई प्लेयर्स थे। कहने का मतलब ये है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिसमें सारे लोग म्यूजिक लाइन में हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और बहुत जल्दी ही इन्होंने म्यूजिक ले लिया अपनी लाइफ में। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू
maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। जब 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी उन्हें उनके मामा के घर बनारस में ले गई थी, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। जब उसने अपने मामा को क्या बजाते हुए देखा, शहनाई बजाते हुए देखा, तो वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड, मोहित हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। और जल्दी ही उसने भी अपने अंकल के साथ, अली बख्श के साथ, जो बनारस का जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे जाना शुरू कर दिया था, जहाँ पे जो बख्श साहब थे वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह खान would sit captivated for hours on end। जब उनके अंकल जो थे अली बख्श, वो शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान चुपचाप बैठ के उसे देखते रहते थे, कहीं पे भी ध्यान उनका भटकता नहीं था। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मैस्मराइज हो जाते थे, पूरी तरह से मोहित हो जाते थे जब उनके अंकल बजाया करते थे, और वो ध्यान से उन्हें सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्दी ही उन्होंने भी वो शिक्षा लेना शुरू कर दी कि भाई किस तरह से इसे बजाया जाता है, और फिर वो उसे प्रैक्टिस किया करते थे पूरे पूरे दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एट द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड। आने वाले कई सालों तक ये जो यंग अप्रेंटिस है, यानी छोटा सा जो बच्चा है, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है एक्चुअली, वो कौन कौन से टेम्पल पे, बालाजी पर, मंगला मैया पे, जो कि गंगा के किनारे बसे हुए घाट हैं, वहाँ पे वो आराम से अकेले में, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में बैठ के घंटों तक इसकी प्रैक्टिस करते थे। किसकी? शहनाई की। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जो भाई वो जो शांत गंगा का जो पानी है, वो धीरे धीरे जो उसकी आवाज़ है और वो जो एटमॉस्फेयर है, वो उन्हें हेल्प करता था ऐसे ऐसे राग उस शहनाई में से निकालने के लिए, जो कि कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे कि नहीं यार शहनाई से इस तरह के राग नहीं निकल सकते। उन्होंने इस तरह के राग भी उससे, शहनाई से निकाले। किससे? अपनी कठिन परिश्रम से। At the age of 14, बिस्मिल्लाह खां accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब 14 साल के हुए तो एक बार अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयज़ खान patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it।" और जब वो अपना मतलब रिसाइटल, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ पे गुनगुनाया, तो उस्ताद वहाँ पे आए हुए थे फैयज़ खान, उन्होंने छोटे बच्चे की पीठ थपथपाई और उन्होंने क्या कहा, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे एक दिन। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938 के बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR बोलते हैं, 1938 में शुरू हुआ लखनऊ में, बिस्मिल्लाह खां को पहला ब्रेक मिल गया। अब ब्रेक का मतलब ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, कि वो इतने पॉपुलर हो गए कि रेडियो पे भी अब लोग उनकी शहनाई सुनते थे। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत को मतलब ग्रीट किया, सम्मान किया। किससे? अपने शहनाई से, अपने म्यूजिक से, यानी उन्होंने शहनाई बजाई। ही poured his heart out into the राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने वहाँ से, कहाँ से? लाल किले से, दिल्ली से, कौन सा राग गाया? काफ़ी राग गाया। किस खुशी में? क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और उनकी इस राग को सुनने के लिए वहाँ जो लोग आए थे, उनमें से कुछ बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी। और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने बाद में, जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बाद में दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में भी और विदेश में भी, दोनों जगह अपने कई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns। जब पहला ट्रिप उनका इंडिया के बाहर जो गए, वो अफगानिस्तान गए, और वहाँ का राजा जो था जहीर खान, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा मतलब उनसे इम्प्रेस हुआ कि उसने जो सबसे महंगी जो कारपेट्स होती हैं, जो दरिया टाइप होती है ना, कालीन, वो दी, और कई सारे मोमेंटोस दिए उन्हें मतलब इनाम में। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली want to be fascinated by the Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed that after hearing Bismillah's plays at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai।
वो कह रहा है कि अफगानिस्तान का राजा ही कोई पहला ऐसा इंसान नहीं था जो उनकी शहनाई से मतलब इतना मोहित हुआ हो, इतना इंप्रेस हुआ हो। जो फिल्म मेकर हैं विक्रम भट्ट, वो भी इतने इंप्रेस हुए उनकी शहनाई से कि उन्होंने एक पूरी पिक्चर ही बना डाली और पिक्चर का नाम भी क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट और पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। एंड द वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और एक गाना भी था जो बिस्मिल्लाह खान का, वो क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। और जो दिल का खिलौना है टूट गया, ये मतलब जबरदस्त हिट बन गया। जैसे वाला गाना बन गया था ना, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी उन केवल वो दो मूवीज तक ही सीमित रह गए। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर जो एक कन्नड़ मूवी बनी सांडी अपना, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उस बिस्तात उस्मुल्लाह खां क्या कहते हैं कि यार ये जो मुझे फिल्म जगत का ये जो नकलीपन है ना, नकली नकली चीज़ें, ये बार बार शॉट देना, ये सब करना, ये मेरी समझ के बाहर है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अब जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी हर जगह, AIR और विदेश में भी उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें अवार्ड्स वगैरह मिल रहे थे, पहचान मिल रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले भारतीय बने जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिन्हें बुलाया गया, क्या बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें वहाँ अपने शहनाई बजाने का मौका मिला। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि तेहरान में एक उनके नाम पे एक म्यूजिक ऑडिटोरियम बनाया गया और उसका नाम भी उनके नाम पे रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त बात हुई है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, चाहे वो पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो और पद्म विभूषण हो, सब उन्हें दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो होता है भारत रत्न, वो भी उन्हें 2001 में दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say, teach your children music." अपनी छाती पे वो सारे जो अवार्ड्स उनके लगे हुए हैं जिससे वो सम्मानित हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें चमक रही हैं, फिर भी वो उन सारे अवार्ड्स को लेते हुए क्या कहते हैं कि बस अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो ये चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। वो कहते हैं कि भारत का जो सबसे बहुमूल्य जो ट्रेडिशन है, विरासत है, वो म्यूज़िक है। अब तो बाहर के लोग भी, जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता के लोग भी हमारे म्यूज़िक को सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कार्ड is exceedingly fond of Benares and Dumrao and they remain for him for the most wonderful towns of the world। अब वो क्या कहते हैं, ये यहाँ तक कि कई बार उन्होंने विदेश यात्रा करने के बावजूद भी जो उनका जो सबसे ज़्यादा प्यार है वो बनारस और दुमराव से है। और वो ये बताते हैं कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो इन दोनों जगहों को, दुमराव क्योंकि वो बिहार में वहाँ पले बड़े हैं तो उसे याद करते हैं, बनारस वहाँ उनके मामा जी के साथ, वो अपने मैटरनल अंकल के साथ वहाँ बजाते थे शहनाई वगैरह, तो इसलिए वो इन दो जगहों को वो सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। एक बार उनका कोई स्टूडेंट होगा भाई अमीर ज़्यादा, उसने कहा जी आप USA में भी कुछ अपना स्कूल शुरू करो और मैं बनारस वाला ही एटमॉस्फेयर वहाँ पर बना दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मंदिर वगैरह भी बनवा दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उसकी बात काट दी है कहते हुए कि बेटे वो तो तुम ले आओगे, मंदिर तो तुम बनवा दोगे, पर क्या तुम वहाँ गंगा बहा सकते हो, क्या माता गंगा को ला सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और बाद में भी उन्हें कहते हुए सुना गया है कि जब कभी भी वो बाहर होते हैं, तो मैं कभी भी बाहर जाता हूं तो मैं हमेशा अपने देश हिंदुस्तान को याद करता हूं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूं तो केवल मैं बनारस को और होली पवित्र गंगा को याद करता हूं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूं तो जो यूनिक मठ हैं दुमराव के, जो बिहार में हैं, वो उन्हें मैं याद करता हूँ बहुत।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चर, हमारी भारतीय विरासत का, कि एक तरफ वो मुस्लिम है, पक्के मुस्लिम है, ये नहीं है कच्चे मुस्लिम, पक्के मुस्लिम, अपने सारे रीति रिवाजों को निभाते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी जातिवाद, बिना किसी भेदभाव को मानते हुए भी वो हर मॉर्निंग सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीख है हम लोगों के लिए। आजकल के लोग हिंदू मुस्लिम जात पात और इस सब बातों को बड़ी रखते हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी बड़े से, किसी छोटे से कोई लेना देना नहीं होता, इस तरह से अपने म्यूज़िक के थ्रू न केवल देश में बल्कि विदेश भर में अपना परचम लहराया। तो यहाँ हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म बच्चों।